सभी विद्यार्थियों का आज की इस विस्तृत क्लास में स्वागत है। और मैम, आज का हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है कक्षा 6 के भूगोल। और ये एक वन शॉट कवरेज है ना मैम? जी सर, बिल्कुल। यह एक वन शॉट कवरेज है, जिसका मतलब है कि आज हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। जब हम पृथ्वी की कल्पना करते हैं विद्यार्थियों, तो हमारे दिमाग में अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल गोला आता है जो लगातार घूम रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गोला आखिर किस आधार पर घूम रहा है? यहीं पर अक्ष या जिसे हम एक्सिस कहते हैं, उसकी अवधारणा सामने आती है। देखिए, पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं लुढ़क रही है। वो एक बहुत ही विशिष्ट लेकिन पूरी तरह से काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूर्णन करती है, यानी रोटेशन करती है। इसी काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। तो अगर हम इसे एक 3D मॉडल के रूप में सोचें, तो ये अक्ष कोई भौतिक छड़ या रॉड नहीं है जो पृथ्वी के आर पार डाली गई हो। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक ज्यामितीय धुरी है जो बिल्कुल उत्तरी सिरे यानी नॉर्थ पोल से शुरू होकर सीधे दक्षिणी सिरे यानी साउथ पोल तक जाती है ना? बिल्कुल सटीक। और पृथ्वी इसी धुरी पर लगातार एक लट्टू की तरह घूम रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अच्छा। अगर आप किसी भी सामान्य ग्लोब को देखेंगे तो वो कभी भी एकदम सीधा खड़ा नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा सा तिरछा होता है। मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष में एकदम लंबवत अवस्था में या परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, और ये हमेशा से मेरे लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली रही है। हम अक्सर कहते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन किसके मुकाबले झुकी हुई है? जब अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे है ही नहीं, तो हम इस झुकाव को नापते कैसे हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। इस झुकाव को मापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक संदर्भ बिंदु। जी। इसे समझने के लिए हमें कक्षा के समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन की कल्पना करनी होगी। यह वह काल्पनिक समतल या सपाट सतह है जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो मान लीजिए ये एक विशाल अदृश्य मेज है जिस पर सूर्य बीच में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण। अब अगर हम इस समतल पर एक बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की लंबवत रेखा खींचें, तो पृथ्वी का अक्ष उस लंबवत रेखा से 23-23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। समझ गया। तो अगर हम लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुके हुए हैं, तो इसके सीधा सा गणितीय अर्थ ये निकलता है कि कक्षा के समतल के साथ जो कोण बचेगा वो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री होगा। जी, क्योंकि 90 में से 23.5 घटाने पर 66.5 ही आता है। तथ्य ये है कि पृथ्वी का ये झुकाव हमेशा स्थिर रहता है। मतलब ये बदलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो डगमगाती नहीं है। उसका अक्ष हमेशा अंतरिक्ष में एक ही दिशा की ओर इशारा करता रहता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब अगर पृथ्वी अभी 23.5 डिग्री झुकी है, तो 6 महीने बाद जब वो सूर्य के दूसरी तरफ होगी, तब भी उसका झुकाव उसी दिशा में 23.5 डिग्री ही रहेगा। बिल्कुल। ये स्थिरता ही हमारे पूरे ग्रह के सिस्टम को संतुलित रखती है। खैर, अब जब हम पृथ्वी के झुकाव को समझ चुके हैं, तो इस 3D गोले को एक नक्शे पर समझने के लिए हमें इसे कुछ तार्किक हिस्सों में बांटना होगा। सही कहा। और इसे बांटने की शुरुआत होती है विषुवत वृत्त, या जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो अगर हम एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो हमें एक शून्य बिंदु चाहिए। विषुवत वृत्त वही 0 डिग्री की रेखा है। ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में खींचा गया एक काल्पनिक वृत्त है जो इस पूरे ग्रह को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। एक तरह से ये हमारे ग्रिड का मुख्य एंकर है। और इसी 0 डिग्री विषुवत वृत्त से हम अन्य रेखाओं को खींचना शुरू करते हैं। हाँ। विषुवत वृत्त से लेकर दोनों ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी तक जितनी भी रेखाएं इस विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाती हैं, पैरेलल खींची जाती हैं, हाँ, उन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहते हैं। यहाँ समानांतर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और कभी आपस में नहीं मिलती। बिल्कुल।
लेकिन चूंकि पृथ्वी एक गोला है, तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, इन अक्षांश वृत्तों का घेरा लगातार छोटा होता जाएगा, है ना? जी, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होगा और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते ये महज एक बिंदु में बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्षांश रेखाओं का आकार ध्रुवों की ओर घटता जाता है, लेकिन इन अक्षांश रेखाओं का काम सिर्फ पृथ्वी को मापना नहीं है। इन अक्षांशों का हमारी जलवायु से, हमारे मौसम से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। और ये संबंध पृथ्वी के उसी 23.5 डिग्री के झुकाव से पैदा होता है, जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। जी हाँ। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए सूर्य से आने वाली ऊष्मा पृथ्वी के हर हिस्से पर एक समान नहीं पड़ती। और इसी असमान ऊष्मा के आधार पर हम पूरी पृथ्वी को 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में, यानी हीट जोन्स में बांटते हैं। तो इन ताप कटिबंधों को हम कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर किस कोण से गिर रही हैं। सबसे पहला और सबसे गर्म क्षेत्र है उष्णकटिबंध, जिसे टॉरिड जोन कहते हैं। ये विषुवत वृत्त के दोनों ओर स्थित है। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री साउथ के बीच का पूरा क्षेत्र। और विद्यार्थियों, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी इसलिए होती है क्योंकि साल के अलग अलग समय पर इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एकदम सीधी पड़ती है तो वो कम क्षेत्रफल पर केंद्रित होती है, जिससे उसकी तीव्रता और ऊष्मा अपने चरम पर होती है। ये एक लेजर लाइट की तरह है जो एक छोटे से हिस्से पर बहुत तीव्र ऊर्जा फेंकती है। बेहतरीन उदाहरण। अब अगर हम इस उष्ण कटिबंध से थोड़ा उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकें, तो हम शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में प्रवेश करते हैं। अच्छा। उत्तरी गोलार्ध में यह कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा यानी 66.5 डिग्री साउथ के बीच है। और यहाँ ज्यामिति का खेल पूरी तरह बदल जाता है। पृथ्वी के वक्र या कर्व के कारण यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ने लगती हैं। उसकी तीव्रता कम हो जाती है। बिल्कुल सही विश्लेषण। इसीलिए यहाँ न तो भीषण गर्मी होती है और न ही भयंकर ठंड। यहाँ की जलवायु बहुत ही संतुलित और सुहावनी होती है। क्या बात है। और अंत में आता है शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। नाम से ही बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक फैला है। यहाँ सूर्य की किरणें इतनी अधिक तिरछी हो जाती हैं कि ऊष्मा नाम मात्र की ही पहुंच पाती है। मतलब प्रकाश तो पहुंचता है, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं होती। इसीलिए ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। बिल्कुल। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे सिर्फ एक 23.5 डिग्री के झुकाव ने पूरी पृथ्वी की जलवायु का खाका खींच दिया है ना? हाँ। वैसे विद्यार्थियों, अगर ये जानकारी आपको रोचक लग रही है तो शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन आपको हमेशा मिलते रहें। जी बिल्कुल। तो अब तक हमने अक्षांश और ताप कटिबंधों के विज्ञान को समझा है, लेकिन अब हमें नेविगेशन की एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या को हल करना है। कैसी समस्या? देखिए, अक्षांश रेखाएं हमें ये तो बता देती हैं कि हम उत्तर या दक्षिण में कहाँ हैं, लेकिन क्या केवल अक्षांश से हम किसी की सटीक स्थिति का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा जहाज 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये अक्षांश तो पृथ्वी के चारों ओर 36,000 किलोमीटर का एक पूरा घेरा है। बिल्कुल। मैं उस घेरे पर पूरब में हूं या पश्चिम में, ये कैसे पता चलेगा? अक्षांश हमें सिर्फ एक वाई एक्सिस देता है। हमें अपनी सटीक लोकेशन के लिए एक एक्स एक्सिस की भी जरूरत है, ताकि हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट या क्रॉसिंग मिल सके। देशांतर वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जी, इन्हें याम्योत्तर या मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो हमें पृथ्वी पर एक सटीक एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम होता है विद्यार्थियों में। चूंकि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, तो क्या देशांतर रेखाओं की लंबाई भी अलग अलग होती है? ये सबसे आम गलतफहमी है। देखिए, अक्षांश के विपरीत सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बिल्कुल एक समान होती हैं।
ये अक्षांशों की तरह पूर्ण वृत्त नहीं होती, बल्कि ये अर्धवृत्त या सेमी सर्कल्स होती हैं। अच्छा। हर एक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाके खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही शानदार ज्यामितीय तथ्य है। और चूंकि ये सभी ध्रुवों से शुरू होकर ध्रुवों पर ही खत्म होती हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ये रेखाएं एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। एकदम सही। और ध्रुवों पर पहुंचकर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की सभी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर आपस में मिल जाती हैं। अरे वाह! लेकिन अब यहाँ एक तार्किक पहेली पैदा होती है। वो क्या? देखिए, अक्षांशों के मामले में तो हमारे पास विषुवत वृत्त था, जो स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा वृत्त था, इसलिए हमने उसे आसानी से 0 डिग्री मान लिया। लेकिन जब सभी देशांतर रेखाएं लंबाई और आकार में बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हम गिनती कहाँ से शुरू करें? 0 डिग्री देशांतर किसे माना जाए? ये तो पूरी तरह से मनमाना हो सकता है। और वास्तव में ये मनमाना ही था। ये प्रकृति द्वारा तय नहीं किया गया था, बल्कि ये ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सहमति का परिणाम था। दुनिया भर के भूगोलवेत्ताओं ने तय किया कि हमें देशांतरों की गणना शुरू करने के लिए किसी एक रेखा को प्राइम या मुख्य मानना होगा, और उसे ही 0 डिग्री का मान दिया गया। बिल्कुल। इसे प्रमुख यामियोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहा गया। तो ये 0 डिग्री रेखा कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, ये लंदन की राजकीय वेधशाला यानी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जी। अब यहाँ से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। अगर आप ग्रीनविच से, जो 0 डिग्री है, पूर्व की ओर देशांतर गिनना शुरू करें, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 180 डिग्री तक जाएं, और फिर उसी तरह पश्चिम की ओर गिनते हुए 180 डिग्री तक जाएं, तो आपको लगेगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम 2 अलग-अलग रेखाएं होनी चाहिए। सामान्य गणित तो यही कहता है, लेकिन पृथ्वी तो गोल है, इसलिए जब आप पूर्व से 180 डिग्री और पश्चिम से 180 डिग्री जाते हैं, तो आप वास्तव में पृथ्वी के ठीक पीछे एक ही रेखा पर खड़े होते हैं। बिल्कुल। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर वास्तव में एक ही रेखा है। सही कहा। और इस 180 डिग्री की रेखा को एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और विद्यार्थियों, यही वो जगह है जहां असल में टाइम ट्रैवल होता है। हाँ। अगर आप प्रशांत महासागर में इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आर पार कदम रखते हैं, तो आप केवल एक अलग टाइम जोन में नहीं जाते, आप सीधे एक पूरा दिन आगे या पीछे चले जाते हैं। एकदम से। तो अब जब हमने अक्षांशों से जलवायु को समझ लिया और देशांतरों से स्थिति को, तो हम इस ग्रिड के सबसे महत्वपूर्ण और दैनिक उपयोग वाले पहलू पर आते हैं, जो है समय की गणना। देशांतर और समय का आपस में क्या संबंध है? यह संबंध बहुत ही सीधा है। नियम यह है कि एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का समय बिल्कुल समान होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शहर उत्तरी ध्रुव के पास है और दूसरा विषुवत वृत्त के पास, लेकिन दोनों एक ही देशांतर पर हैं, तो उनकी घड़ियों में एक ही समय हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाते हैं, समय बदल जाता है। और इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और इस पश्चिम से पूर्व वाले घूर्णन का सीधा असर ये होता है कि पृथ्वी के पूर्वी हिस्से सूर्य के सामने पहले आते हैं। इसलिए पूर्वी हिस्सों में सुबह पहले होती है। बिल्कुल। यही कारण है कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय हमेशा आगे चलता है या बढ़ता है, और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाने पर समय हमेशा पीछे चलता है या घटता है। ये तो हो गया सिद्धांत। अब जरा इसका गणित समझते हैं कि ये समय आखिर कितना बढ़ता या घटता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। भाग देने पर आता है 15 डिग्री। इसका मतलब है कि पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। चलिए इस गणित को और थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर ले चलते हैं। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो अगर 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगते हैं,
तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? हम 60 मिनट को 15 से भाग देंगे और परिणाम आता है 4 मिनट। बिल्कुल। विद्यार्थियों, ये इस पूरे समय विज्ञान का सबसे जादुई नंबर है। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक यानी 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। और ये 4 मिनट का फॉर्मूला ही दुनिया भर के टाइम जोन्स का आधार है। अब इस सार्वभौमिक गणित को हम अपने देश भारत पर लागू करके देखते हैं। भारत एक विशाल देश है और इसका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार काफी बड़ा है। हाँ, अगर हम स्थानीय समय के हिसाब से चलें तो भारत के पूर्वी हिस्से जैसे अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हिस्से जैसे गुजरात, इनके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। एक ही देश में अलग अलग समय होने से ट्रेनों, उड़ानों और संचार में भारी अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। और इसी अराजकता से बचने के लिए हमने देश के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया है। भारत की ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है। अब यहाँ हमारा वो 4 मिनट वाला फॉर्मूला काम आएगा विद्यार्थियों। चूंकि भारत की मानक रेखा पूर्व में है तो तय है कि हमारा समय ग्रीनविच से आगे होगा यानी प्लस होगा। जी। लेकिन कितना आगे? चलिए गणना करते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री के लिए हम 82.5 को 4 से गुणा करेंगे। और 82.5 को 4 से गुणा करने पर हमें मिलते हैं 330 मिनट। अब इन 330 मिनटों को घंटों में बदलने के लिए हम इसे 60 से भाग देते हैं। तो 330 को 60 से भाग देने पर आता है 5.5 घंटे यानी 5.5 आवर्स। और यही वो संख्या है जो हम रोज अपने मोबाइल और कंप्यूटर की सेटिंग्स में देखते हैं। भारतीय मानक समय या IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल। मतलब जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तब हमारी पृथ्वी इतनी घूम चुकी होती है कि भारत में उसी वक्त शाम के 5:30 बज चुके होते हैं। ये विश्लेषण ये साबित करता है कि हम जो समय अपनी घड़ियों में देखते हैं वो कोई मनमाना नंबर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के आकार, उसके घूर्णन और खगोलीय ज्यामिति का सीधा परिणाम है। बिल्कुल। विद्यार्थियों, ज्यादा गहराई से सोचिए। जब आप आसमान में देखते हैं तो वहां कोई लकीर नहीं खींची है। कोई साइन बोर्ड नहीं है। अंतरिक्ष में कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। हम बस एक झुकी हुई चट्टान पर बैठकर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। लेकिन इंसान की बुद्धिमत्ता देखिए। हमने इस ग्रह पर अक्षांश और देशांतर का एक ऐसा अदृश्य ज्यामितीय जाल बिछा दिया है जो 4 मिनट के इतने सटीक गणित पर काम करता है कि हम न केवल ये जान पाते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में कहाँ खड़े हैं, बल्कि हमारी घड़ियों की एक एक सेकंड की टिक टिक भी इसी ग्रिड से बंधी है। ये विज्ञान और मानव कल्पना का एक ऐसा संगम है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बहुत ही शानदार विचार है ये। इन रेखाओं ने सचमुच पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया है। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि शिक्षा स्टोर का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछें। अगर आपको इस वीडियो के हस्तलिखित नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।